अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर शो। मेरे साथ मौजूद हैं सयाल भाई और यासिर भाई, और आज हम बात करने वाले हैं एक सेंसेशनल गेम ऑफ क्रिकेट जो कि खेली गई कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान। और इस गेम में वही जो हिस्टोरिकली एक कांटेदार मुकाबले हमें पीएसएल के मैचेस में देखने को मिलते हैं, वैसा ही आज भी हमें देखने को मिला। फ्रॉम 23 to 4 मार्टिन गप्टिल की शानदार सेंचुरी आई, इमाद वसीम की शानदार बॉलिंग हमने देखी, फिर नसीम शाह का एक मास्टर क्लास हमने देखा बॉलिंग में, और इसी तरह उतार चढ़ाव हमने कई तरह के देखे। शुएब मलिक की बैटिंग हो, उसकी न्याजी की बैटिंग हो, सब कुछ हमने देखा। लेकिन कोयटा इवेंचुअली ये मैच अपने नाम करने में कामयाब हो गया, और कराची एक बार फिर, हालांकि अब बाबर आजम के कप्तान नहीं भी हैं, तो फिर भी वो तीनों के तीनों पहले मैचेस हार चुके हैं। तो इसका ब्लेम अभी भी बाबर के ऊपर ही हमें डालना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो अपना असर अभी तक छोड़ के गए हैं, और वो असर अपने साथ शायद वो लेके नहीं गए हैं। तो ऑन सीरियस नोट हम चलते हैं सयाल भाई की तरफ और यासिर भाई की तरफ, और आज के मैच की बात करते हैं। यार, व्हाट अ गेम टू वॉच। प्लेंटी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। कभी कोयटा की तरफ गेम जा रही थी, कभी कराची की तरफ गेम जा रही थी, और दोनों टीम चाह रही थी कि नहीं यार आप जीत जाओ, वो कहती थी नहीं यार आप जीत जाओ। लेकिन इवेंचुअली कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ये गेम अपने नाम की। तो यासिर भाई, आपसे पहले जरा शुरू कर लेते हैं। सयाल भाई थोड़े से इमोशनल होंगे आज, तो उनको थोड़ा वेट कराते हैं। तो ये बताइए कि एक तो इमाद वसीम ने क्या शानदार आगाज किया बॉलिंग के साथ, पावर प्ले में जिस तरह से उन्होंने विकेट उड़ाए, और उसके बाद मार्टिन गप्टिल की बात जो है ना, वो हमने सयाल भाई की तरफ से करनी है। तो कैसा देखते हैं आप इमाद वसीम की एक शानदार बॉलिंग को? हालांकि उसके ऊपर कैपिटलाइज वो नहीं कर सके थे एज ए कैप्टन, जो कि बाबर के ऊपर हम क्रिटिसाइज करते हैं कि बाबर एशिया कप का फाइनल हो। आई एम रियली सॉरी, मैं बाबर को रिलेट कर रहा हूँ। वो इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाबर अच्छा कप्तान नहीं। आप इसी टूर्नामेंट में देखोगे और बोलोगे कि ये भी अच्छा कप्तान नहीं है, हर कप्तान को यही बोलने वाले हैं लोग। तो फ्रॉम 23 for 4 till 169 towards the end, और मार्टिन गप्टिल की सेंसेशनल सेंचुरी बनवा दी इमाद वसीम ने। ये क्रेडिट जैसे बाबर को मिलता है ना, उसका राजा पक्से की ब्रूटल हिटिंग का, वो मार्टिन गप्टिल की ब्रूटल सेंचुरी का इमाद वसीम को भी जाना चाहिए। तो ओवर टू यू यासिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई और सैल भाई। यार आप सैल भाई से आज आपने मुझे पहले मौका दे दिया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर की बात है। और मैं तो ये डेट भी नोट कर रहा हूँ आज के दिन की कि इस दिन जो है मुझे मौका मिला कि मैं सैल भाई से पहले जाऊं। तो बाबर आजम, यार बाबर आजम का कसूर है भाई, वो कराची छोड़ के गया है तो ऑब्वियसली उसी का ही फॉल्ट बनता है ना। तो अगर वो कराची में खेल रहा होता तो शायद कराची हारता और फिर हम खुशी खुशी बाबर को क्रिटिसाइज करते। तो खैर एनीवेज दैट वाज ऑन द लाइटर नोट। यार मार्टिन कप्टिल ने आई थिंक ही बेसिकली शट एवरीबडी डाउन, ऑल द क्रिटिक्स एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग अस, एक्सेप्ट फॉर सैल भाई। सैल भाई इज द ओनली वन जो कि मार्टिन कप्टिल के साथ पे रिलाई कर रहे थे, लेकिन आई थिंक नोबडी वाज गिविंग हिम अ चांस। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप किसी भी क्रिटिक या किसी से भी बात करें और वो पूछे कि जो मार्टिन कप्टिल है, अगर कोई कहे कि ही विल बी द फर्स्ट बैटर इन पीएसएल 8 जो कि सेंचुरी स्कोर करेगा, तो आई थिंक कोई भी इस बात पे बिलीव नहीं करेगा। बट ही डिड इट एंड आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। येट पीएसएल जो है एक और सुपरस्टार का करियर जो है पीएसएल ने दोबारा से रिवाइव कर दिया है, तो हैट्स ऑफ टू पीएसएल। बाकी इमाद वसीम का जो आपका क्वेश्चन था, आई थिंक इमाद वसीम बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। और अगर वो अपने फजूल के अंदर कंट्रोवर्शियल बयानात ना दे तो मेरे ख्याल से ही स्टिल हैज अ पोटेंशियल, एटलीस्ट इन द ओडीआई फॉर्मेट के अंदर मैं उसको नवाज से ऊपर रेट करता हूँ एज एन ऑलराउंडर। उसकी बैटिंग भी काफी इंप्रूव नजर आ रही है, लेकिन लास्ट दो गेम्स में जिस तरह से उसने बॉलिंग की है, आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। तो इमाद वसीम एज एन ऑलराउंडर आई रेट हिम वेरी वेरी हाई। और वो प्रूव कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंस के साथ, फर्स्ट गेम विद द बैट, नाउ नेक्स्ट टू गेम्स विद द बॉल। और आई मीन ही इज अ वेरी डिसेंट प्लेयर। और मेरे ख्याल से ये है कि इमाद वसीम की कैप्टनसी, जिस तरह आपने उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे, तो यार कैप्टनसी जो है हमारे अनफॉर्चुनेटली सभी जो अभी तक कैप्टन है वो वांटेड है। सरफराज ने आज कंपैरेटिवली अच्छी कैप्टनसी की है गिवन द लो टोटल ही हैज। बट ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग में कैप्टनसी को कंपेयर करें सब टीमों के, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक्सेप्ट मे बी जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि रिजवान माइट हैज एन एज, ही probably used his resources better. But other than that, pretty much all the captains, they are making the same mistakes. They are basically have the same imagination. तो ओवरऑल मेरे ख्याल से तो ये एज अ हम लोगों की जो नेशन है उसके अंदर लीडरशिप का फुकदान है, शायद इस वजह से हमें इस तरह के रिजल्ट मिलते हैं। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि बाबर पे बेवजह क्रिटिसिज्म जो है ना उसकी कैप्टनसी के ऊपर, मतलब हम लोग बहुत उसको ज्यादा बोलते रहे हैं, उस पर बात भी करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो अब बंद हो जानी चाहिए। नहीं, बिला वजह तो नहीं है, आने सीरियस नोट।
लेकिन मेरा सिर्फ ये पॉइंट रहता है स्पेसेस में, और मेरी इतनी ज्यादा बहस भी लोगों से हो जाती है, हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपने आप को थोड़ा सा मतलब अपने इमोशन के ऊपर कंट्रोल करके बात करूं। लेकिन मेरी आर्गुमेंट ये रहती है कि हमें जो एक गलत फहमी है ना कि हमारे पास कोई एक और इमरान खान बैठा है, वो नहीं है हमारे पास। तो हमें इसी को बैक करना चाहिए, क्योंकि बाकी भी ऐसे ही मिस्टेक्स करते हैं। तो ये मैंने कल या परसों मैंने स्पेस की थी, तो कुछ लोग हमारे रेगुलर आए थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज अब सब रैशनली तमाम तर कप्तानों की कप्तानी को जज कीजिए इस पीएसएल में, और पीएसएल के बाद हम स्पेस करेंगे, और उसमें आप सबने एक ऑनेस्ट ओपिनियन देना है कि आपको ईच कप्तान की कप्तानी कैसे लगी, और कंपैरेटिवली वो कितने बेहतर लगे आपको बाबर से। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आपको बाबर से कोई भी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं लगने वाला है, शायद एक आध कप्तान हो जो थोड़ा सा बेहतर उससे लगे, वरना सब एक ही सफ में खड़े हैं महमूद यार। जी मार्टिन गप्टिल, आप ही की प्रेडिक्शन थी सियाल भाई। क्या सेंसेशनल इनिंग्स उसने खेली है, स्पेशली यार फ्रॉम 23 for 4 till 169, ही स्टेड देयर टिल द एंड। जिस तरह से ब्रूटल हिटिंग उसने की, और उससे पहले जिस तरह से उसने एक इंटेलिजेंट इनिंग्स खेली और अकेले ही गेम को लेके चले गए कराची से। तो क्या कहेंगे आप, ओवर टू यू। आपने ही सब कुछ कहना है मार्टिन गप्टिल के बारे में, क्योंकि from all that period after the draft, from all those spaces that we have done so far, सियाल भाई was the only one, जैसे यासिर भाई ने पहले कहा, कि जो बैक कर रहे थे मार्टिन गप्टिल को, और हम सब नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। जी सियाल भाई। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर भाई, यासिर भाई, थैंक यू सो मच। देखें, आज का जो मैच है उसकी समरी यही है कि इट वाज द कॉन्टेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द वर्स्ट एंड क्वेटा केम आउट ऑन टॉप, okay, because both neither of the teams actually deserve to win, like you said. Or obviously, Guptill stood out like a sore thumb in these two sides, and obviously that was on the lighter side. Again, I think yes, I did back Guptill. The only reason was because you can never write off a player who's been good in the past, especially in franchise cricket. I wholeheartedly believe that. उसका reason ये है कि आपका जो कंपटीशन होता है ना सामने वाले अटैक के साथ, अनलेस कि उसके उस अटैक का नाम लाहौर कलंदर्स हो, यू विल ऑलवेज फाइंड 2 और 3 मीडियोकर बॉलर्स जिसके ऊपर आप अपनी फॉर्म वापस ला सकते हैं, अपनी क्लास वापस ला सकते हैं, अपनी हिटिंग वापस ला सकते हैं। और आज हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है। आज गप्टिल ने, यस आई डिड बैक गप्टिल, बट आई विल नॉट टेक क्रेडिट फॉर दिस सेंचुरी because of the fact that they were going against Karachi Kings. Karachi Kings, for me, had zero bowling, zero. Even though Imad took 3 wickets up front, उनमें वहां लेकिन पे एक लेफ्ट आर्म एक बॉलर भी है 140 प्लस के ऊपर, राइट हैंडर क्विंट स्विंग भी करता है, इंक्लूडिंग दैट। देखें देखें आप, मुझे पता है आप थोड़ा सा sarcastically थोड़ा सा कह रहे हैं, जिसका नाम द ग्रेट मोहम्मद आमिर है, लेकिन दिस इज अगेन मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं उसका 2023। नाम, मैंने तो किसी और 2000 का नाम नहीं लिया नहीं था। नहीं नहीं, मैं आपको नाम की हेल्प कर देता हूँ ना, आपको शायद याद नहीं आ रहा होगा नाम, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेकिन दिस इज 2023। इफ दिस नहीं, वाज मैं उस बॉलर 2000, की बात कर रहा हूँ जो कहता है कि मैं बाबर आजम को बॉलिंग करूं या किसी टेल एंडर को बॉलिंग करूं, मेरे लिए एक जैसा ही है। मैं उस बॉलर की बात कर यार रहा हूँ, नाम तो माइक मुझे नहीं तो पता। आप किसी भी हमारे एक्स प्लेयर से लेकर आप किसी के भी हाथ में रख देना या माइक, तो कोई रुकता नहीं है, इंक्लूडिंग द ग्रेट शाहिद अफरीदी, इंक्लूडिंग द ग्रेट यूनुस खान, इंक्लूडिंग द ग्रेट प्रोफेसर मोहम्मद हफीज, और I can name 50 million people over here. So so देयर इज अ so डिफरेंस, so Amir is no देयर इज अ different. डिफरेंस, देयर इज No, अ Amir डिफरेंस। is no different. Once somebody is retired, not participating in the field, talking about his opponent, and there is a difference when somebody is sitting on a TV show। यार ये हम खेल सब रहा है। भूल गए हैं कि देखिए, मैं कोई मोहम्मद आमिर का अपोलॉजिस्ट नहीं हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मैं शाहिद आफरीदी एज अ प्लेयर की बात कर रहा था जब वो पहले खेलते थे। 2011 का वो गेम हमें याद नहीं भूलना नहीं चाहिए, जब उन्होंने मोहाली में प्रिडिक्शन की थी कि मैं सचिन को 100 नहीं करने दूंगा इन मोहाली, ठीक है ना, और सचिन 85 करता है, तो फिर उसका क्या होता है डिसीजन, वो कहता है कि मैंने 100 तो नहीं करने दिया ना, 15 रन तो कम बनवाए ना। अब इस तरीके का अगर हमारा क्रिकेट आईक्यू है तो वो चीजें हमें नहीं भूलनी चाहिए। हफीज के भी मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, and I can go on and on and on. I've been watching cricket since 1987, so let's keep that aside. But मैं इतना बता दूं on a serious note कि आप कर don't ले take, यार डिफेंड सीधा सीधा, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, I know. मैं यही कह रहा हूँ सर कि आमिर के कोर्ट्स पे ना जाइए। उसके मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि दे ऑल टॉक आफ्टर अ गेम और टू, लेकिन परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड मैटर्स, ठीक है ना। आज जिस तरीके से वो 4 ओवर भी फिनिश नहीं कर पा रहा था, तो वी नो ऑल, वी और दिस इज नथिंग न्यू। इन 2019 में ही वाज अ रीजनेबली गुड बॉलर। फॉर मी ही वाज फिनिश्ड बिकॉज यू कैन सी
आपका जब ओवर द हिल आप चले आते हैं, हसन अली के साथ भी मेरा यही मसला है कि वी कैन बैक हिम अप, वी कैन से हिज फॉर्म इज डिप, हिज फॉर्म इज लो, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, एनीबडी एल्स, ही इज नॉट द सेम बॉलर. सो देखें आगे आते हैं गेम पे, तो गप्टिल ने क्या किया आज? गप्टिल ने बहुत इंटेलिजेंट इनिंग खेली. उसे पता था कि ही वाज द लोन वॉरियर टुडे. जब इफ्तिखार आउट हो गए थे, उसके बाद उन्हें पता था कि ही हैड टू प्ले लॉन्ग, ही हैड टू टेक इट डीप, एंड दिस कराची किंग्स अटैक is there to be had in the end, right? And that's exactly with 50-55 meter boundaries, all you need is even a miss hit can go for a six, ठीक है ना? तो उन्होंने यही किया. He targeted the great Andrew Ty, जिन्होंने बड़े अच्छे बाल ब्लीच कर आए हैं. वो ऐसा लग रहा है कि he is the second coming of Michael Holding, लेकिन anyway that's a different discussion. तो जिस तरीके से उन्होंने एंड्रू टाई और द स्पेयर पीपल लाइक आमिर यामीन पे जो टारगेट किया जिस तरीके से, इसीलिए मैंने कहा ना कि कराची किंग्स हैज जीरो बॉलिंग. और पता नहीं वो, if it wasn't for Imad taking 3 wickets up front, who's obviously a very intelligent bowler, I think there would have been, आज 225 लगना था मुझे लगता है, अगर Jason Roy and company would have been in some fun with them. But yeah, Guptill played a really intelligent inning and he cashed in when needed. यही मेरा मसला है हमारे पाकिस्तानी बैटर्स के साथ कि इंटेलिजेंस से खेलना चाहिए. You need to target people. और देखें, हमें दिखाया है, शोएब मलिक की हम आगे बात करने वाले हैं शो में, अगर नहीं करेंगे तो उनके साथ नाइंसाफी होगी. उन्होंने दिखाया है करके with very limited ability, but he bats with so much intelligence. He picks his bowlers, he picks his spots, and more often than not, he scores, right? He ran out of partners today, obviously. लेकिन कहने का मकसद ये कि there was a difference of class between both the teams in terms of bowling, and that was pretty evident. Very, very well explained, Syal bhai. I actually totally agree with all of your points. अच्छा, मेरा जी, क्वेश्चन है जहांगीर भाई आपसे कि उमर अकमल को किस लिए रखा हुआ टीम में? मतलब मेरा ख्याल है या तो वो ये एज अ मालशिया रखा हुआ है, क्योंकि सेहत तो उन्होंने उसी तरह की बनाई हुई है कि सबकी बाद में मैच के बाद खिदमत करनी है. तो आपका क्या ख्याल है कि उनको किस लिए रखा हुआ कोयटा के टॉप ऑर्डर को लेके तो मैं आपकी तरफ आने वाला था. चले मैं जवाब दे देता हूँ इसका यार. देखें, ऑन सीरियस नोट, चले जेसन रॉय का तो ही इज अ डैशर. उसका रोल है कि उसने पावर प्ले में आके फायदा उठाना है. उसने वही किया, उसमें आउट हो गया. दैट इज एक्सेप्टेबल फॉर मी. बंगल जई इज अनदर डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी. ठीक है, आई रेट बंगल जई वेरी वेरी हाईली. मैंने आप लोगों से कई बार उसके बारे में बात की है. इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर. जब भी कोई अच्छी इनिंग सियाल भाई खेलेगा ना, तो आप देखोगे हाउ गुड ही इज. ठीक है ना. लेकिन वो अपने चांसेस को अवेल नहीं कर रहा है. और पीएसएल एक ऐसा फॉर्मेट है जहां आपको लंबे चांसेस नहीं मिलेंगे, स्पेशली जब आपकी टीम हार भी रही. तो उनके पास भी इमर्जिंग प्लेयर एमल खान बैठा हुआ है. वो अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जैसे हफीज अभी बैठे. तो अगर उन्होंने हफीज को ऐड करना है तो ऑब्वियसली वो बंगल दे की जगह के ऊपर अभी करेंगे ना, नंबर 3 के ऊपर. तो फिर वो एमल खान को एज ए बॉलर नीचे यूटिलाइज कर सकते हैं. तो बंगल दे विल हैव टू ग्रैब हिज चांसेस. दूसरा उमर अकमल की आपने बात किया. उमर अकमल यार, आई थिंक उसका, मैं क्या कह सकता हूँ यार, वही उमर अकमल है. कोई इंप्रूवमेंट नहीं है उसकी गेम में. एक बंदा है जो ड्रॉप होता है टीम से बाहर, इतने से रहता है. वो अपने आप को थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लेके आके थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करके वापस टीम में आता है, परफॉर्म करता है. तो फिर आपको नजर आता है कि उसमें ईगरनेस कितनी. लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये केस जो है ना उमर अकमल के साथ कभी भी नहीं रहा है. उमर अकमल हैज ऑलवेज बीन, वो कहना सीरियस नहीं है बेसिकली अपने करियर के साथ. और वही आपको देखने को, आपके यार 2 अर्ली आउट हो चुके हैं. जैसे इफ्तिखार और गप्टन ने जो पार्टनरशिप बिल्ड की थी, आप वैसे आप भी कर सकते हो ना, बिकॉज यू आर बैटिंग है नंबर 4. और नंबर 4 एक बैकबोन होता है किसी भी टीम का, किसी भी फॉर्मेट. ठीक है ना. तो वही इररिस्पॉन्सिबल थोड़ा सा उनका वो था, और उसी में वो आउट हुए. इसके आगे उसके बारे में कह सकते हैं. उमर अकमल का दूसरा नाम ही इररिस्पॉन्सिबल है. तो और इधर से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं. तो यही उसके बारे में हम कह सकते हैं. बुरे अल्फाज में नहीं यूज करने चाहिए. मालशिया तो मैं नहीं कहूंगा उनको. उनको पता चल गया तो वो बुरा मना जाएंगे. नहीं, आई राइट. तो अपोलोजाइज, लेकिन मैंने उनकी सेहत की वजह से कहा था कि वो मतलब चूंकि वो स्कोर तो नहीं कर रहे, तो फिर और तो कोई काम नहीं रह जाता उनका टीम के अंदर कि वो, मेरा ख्याल है जो बैट्समैन स्कोर करके आए उसकी बाद में टांगे छांगे दबाने के लिए, क्योंकि जान छान तो उनकी काफी है माशाल्लाह. नहीं, सही कह रहे हैं आप. लेकिन आई थिंक उसको भी पता होगा कि वो अपने चांसेस को अवेल नहीं कर रहा है. और आइडियली उनका बैटिंग ऑर्डर भी रंग था. जब आपके ऊपर से 2 जल्दी आउट हुए तो वहां इफ्तिखार या सरफराज को आना चाहिए था. उमर अकमल को नीचे बैटिंग करना चाहिए थी. लेकिन उन्होंने उसको नंबर 4 के ऊपर ही भेजा. शायद वो ये समझते हैं कि उनके लिए डिलीवर कर सकता है. लेकिन उमर अकमल ने बहुत कम नंबर 4 के ऊपर डिलीवर किया है. मोहम्मद हफीज की कप्तानी में जो पाकिस्तान के लिए खेले थे T20 वर्ल्ड कप्स वगैरह, तो उसमें नंबर 4 के ऊपर उन्होंने डिलीवर कर रखा है. उसके अलावा उन्होंने कभी भी ऊपर के नंबर के ऊपर डिलीवर नहीं किया. वो हमेशा नीचे के नंबर के ऊपर ही आके फिनिश
गेम को करने के लिए थोड़ा सा जाने जाते हैं। तो शायद वो बैटिंग ऑर्डर भी रॉन्ग था, सरफराज को ऊपर आना चाहिए था जब अर्ली विकेट गिर चुके थे, और इफ्तिहार जिस तरह की फॉर्म से आ रहा है बीपीएल वगैरह में, उसको ऊपर आना चाहिए था, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि इनिंग्स को लेके भी चलता है और फिर टुवर्ड्स द एंड जाके एक्सेलरेट भी कर सकता है। तो मार्टिन गप्टिल के साथ जिस तरह से उसने पार्टनरशिप लगाई, उसने दिखाया कि वो सिर्फ हिटर नहीं, वो नंबर 6 का प्लेयर नहीं है। हमारे यहाँ ये समझ नहीं आती है पूरे क्रिकेट फर्टिनिटी को पाकिस्तान में, कि वो नंबर 6 का बैट्समैन नहीं है। इज ए प्रॉपर बैट्समैन हु बैट्स एट नंबर 4 और 5। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप आप देख लीजिए, जब इफ्तिहार ने नंबर 4 और 5 के ऊपर बैटिंग की तो उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए ना वर्ल्ड कप में। लेकिन जब जब हमने उसको नंबर 6 के ऊपर यूज किया, जब उसके पास 3 या 4 ओवर 5 ओवर रह जाते थे, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकता था, क्योंकि ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन हु टेक्स हिज टाइम, ही गेट्स हिज आई इन एंड देन ही एक्सेलरेट्स। तो वो उनको मौका नहीं मिला, और आइडियली उनको नंबर 4 के ऊपर होना चाहिए इस कोयटा की लाइनअप में गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन हैविंग सेड दैट, आई थिंक पीपल विल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा अगर नहीं होगा तो बेंच के ऊपर लोग बैठे हैं जो उनकी जगह के ऊपर आके खेलेंगे, और वो अगर अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेंगे तो फिर इस उमर अकमल को, इस बंगल देई को, इनको मौका नहीं मिलेगा वापस टीम में आने के लिए। तो इट इज ऑल अप टू दीज प्लेयर्स कि वो इन चांसेस को किस तरह से अवेल करते हैं, और अपनी, जैसे साइम अयूब ने किया ना पिछले मैच में, वो भी नंबर 3 के ऊपर खेल रहे हैं, अमर्जिंग प्लेयर है, उन्होंने ग्रैब कर लिया अपनी पोजीशन, ठीक है ना। इसी तरह बंगल रई को भी करनी चाहिए, इसी तरह उमर अकमल जो कि एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं, ही वांट्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान वंस अगेन, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू शो दैट यू कैन विन गेम्स विद द बैट। ऐसा नहीं है कि 100 तीर चलाओगे उसमें एक तुक्के के ऊपर लग जाएगा तो आप कहोगे कि मैं मैच विनर हूं, ऐसा नहीं होगा। ऐसी सिचुएशन में जब टीम नीचे लगी हो, तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर का काम होता है कि वो टीम को उस डिफिकल्ट सिचुएशन में से निकाले और बेहतर पोजीशन में लेके आए, जैसे मार्टिन गप्टिल और इफ्तिहार ने किया था। तो ये उनको करना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान की टीम में उनकी जगह नहीं है, क्योंकि मिकी आथर दोबारा से पाकिस्तान के कोच बनने वाले हैं। जी यासिर भाई। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। और आप जो टॉप ऑर्डर की बात कर रहे हैं, चलें, जेसन रॉय फेल हो गया, जो कि नॉर्मली वो फेल नहीं होता, मोस्ट ऑफ द टाइम ही सक्सेसफुल। बाकी आपकी बात बिल्कुल सही है कि बंगल जई काफी हाइप के साथ आए थे पीएसएल के अंदर। तो आई थिंक अब 3 चांसेस उनको मिल गए हैं, और वो अपने, ये भी नहीं आप कह सकते, वो कंप्लेन कर सकते कि उनको उनके नंबर से हटा कर बैटिंग करवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि बंगल जई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट कंपटीशन बहुत टाइट होता जा रहा है। नए लड़के जो हैं वो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज दे रहे हैं। आपने साइम अयूब की एग्जांपल दी, हारिस को भी मैं नया ही कंसिडर करूंगा, इवन दो कि वो टी20 का वर्ल्ड कप खेल आए हैं, लेकिन हारिस इज स्टिल वेरी न्यू टू दिस पाकिस्तानी टीम आल्सो और पीएसएल। तो हारिस जो है वो भी अभी तक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर आज अगर आप आगे बात कर रहे हैं ये नियाजी की, इवन दो के कराची किंग लॉस्ट द गेम, बट ही आई मीन ही hit some major blows also in the death overs। तो उसके अंदर ये है कि मतलब लड़के काफी अच्छे आ रहे हैं आपके पास। एहसानुल्लाह इज अनदर एग्जांपल। तो आई थिंक इट्स टाइम के बंगल जई जो है इनको अब राइज करना पड़ेगा, और देयर इज नो कंप्लेसेंसी एनी मोर। बाकी सरफराज अहमद एक मैच में फेल हुए हैं, तो वो उन्होंने अपना नंबर चेंज करके 4 से 5 कर लिया। अब मुझे लग रहा है कि वो अगली गेम में, जिस तरह वो पाकिस्तान की कैप्टनसी करते होते थे कि आखिरी टाइम पे वो 8वें 9वें नंबर पे आना शुरू हो गए थे, तो मुझे लग रहा है कि शायद अगली गेम में वो अब इफ्तिखार को ऊपर भेज के नीचे आएंगे। तो सरफराज अहमद को भी थोड़ी सा ना कंसिस्टेंसी शो करने की जरूरत है। और आज वो, मैं यही देख रहा था कि आज उनका मतलब, इवन दो कि ही डिड गुड गुड कैप्टनसी, टाइट गेम था उसके अंदर, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छा यूज किया, लेकिन वो फिर से गले फाड़ रहे थे प्लेयर्स के ऊपर, उसी तरह चीख रहे थे। बल्कि एक टाइम पे तो मेरी हंसी भी छूट गई कि ओडेन स्मिथ जो है उसने एक यॉर्कर किया है, और वो थ्रो करने लगा है, बॉलर ही ओडेन स्मिथ थ्रो करने लगा है, तो सरफराज उसे उर्दू में ही ना 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 कर रहा था कि थ्रो मत करना। तो वो भी खुद भी हंसना शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा सरफराज अहमद जो है उसको भी थोड़ा सा सुकून लेना चाहिए। बाकी ओवरऑल आई थिंक कोयटा की ये टीम, जिस तरह हमने कल कहा था कि उनका बैलेंस बेहतर है कराची किंग्स की निस्बत, तो उनको ये गेम जीतना चाहिए था। इन द एंड मतलब कराची किंग्स को भी थोड़ा सा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने कोयटा की स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस पुट की। लेकिन वही बात है कि यार एक सिंगल इनिंग जो मार्टिन गप्टिल की है उसने गेम खत्म कर दी। तो एनीवेज ये होता रहता है, कभी कोई एक एक्सेप्शनल इनिंग खेल जाता है। तो आई थिंक कराची शुड टेक सम हार्ट फ्रॉम दिस डिफीट। लेकिन आगे वो क्या करेंगे, आई थिंक दैल बी अ बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कल ही उनकी दोबारा गेम है। तो कि एक दिन में वो कैसे रिकवर करते हैं, दैल विल स्टिल हैव टू सी दैट। यार एक एक तो वो चीज़ सोच रहे होंगे कि मार्टिन गप्टिल हमने पूरा सीजन यूएई में खिलाया, एक मैच में चल के नहीं दिए, और यहाँ पे पहला ही मैच आके कराची किंग्स के अगेंस्ट खेले और सेंचुरी लगा दी। तो ये सोच सोच के परेशान हो रहे थे वसीम अकरम भी आज, जब मार्टिन गप्टिल छक्के पे छक्का मार रहे थे।
अच्छा यार सैल भाई जल्दी से बताइए, फिर इनकी बैटिंग की भी हमने बात करनी है आपकी टीम की, तो बताइए जरा कि बॉलिंग में क्या बेहतर हो सकता था, कैसे ये मार्टिन गप्टिल की एक स्टोन को वो किस तरह से रोक सकते थे, क्या बेहतर कर सकते थे एज ए बॉलिंग यूनिट। I don't know if there was anything much that they could have done, you know, क्योंकि bowling में quality ही नहीं है, right? Imad is a good power play bowler. It came off for him today. He took 3 wickets, which was obviously not normal for any bowler, actually, be it Imad Wasim or anybody for that matter. और फिर Amir is a shell of himself, right? He's all fumes. He's just running on fumes. और फिर जितने ज्यादा वो बोल रहे हैं, जितने ज्यादा वो अपने आप को he's letting his mouth do the talking versus his ball do the talking. तो उससे पता चलता है कि his head is not right. First of all, he's over the hill. He's not the same bowler as I talked earlier. On top of that, he is actually running on emotions. ठीक है ना? तो जब आप emotions में जाते हैं तो फिर आपका जो गेम प्लान है उससे भी आप डिविएट करते हैं, और फिर फिटनेस भी नहीं है. आज हमने देखा वो 2 दफा लेट चुके थे, और फिर उन्हें फिजियो की हेल्प हुई जस्ट टू फिनिश हिज ओवर्स. और फिर ये आमिर यामीन और ये एंड्रू टाई और इस तरह के बॉलर्स, just a matter of time before they get really taken to cleaners, and I'm glad that they did. But I don't know आपके पास स्क्वाड है कराची का, अगर आप लगा सकते हैं, लेकिन I don't see anybody doing anything. If they're gonna win, then their big batters have to raise their hands up. They're foreigners, जिसको हमने disappointment of the tournament भी करार दिया था वेट को, और ऊपर से जो इंग्लिश ओपनर है उनका, जो ओपन करता है अभी, आई वुड लाइक टू सी हैदर ओपन, बट हैदर इज ऑल्सो अनदर नटकेस, जिसको एक मैच में वो रन्स बनाता है और फिर दूसरे 5 मैच के अंदर ही जस्ट फॉरगेट्स हाउ टू बैट, एंड ही जस्ट लुक्स एट द लेग साइड एंड जस्ट काइंड ऑफ हीव्स इट ओवर. सो या, कराची के बड़े मसले हैं. They just have one steady hand in Shoaib Malik, and Sharjeel is obviously hit and miss. One, एक इनिंग में वो रन्स करेगा और फिर 10 इनिंग्स जो है वो उसकी ऐसी जाने वाली हैं. So yeah, there's a lot of problems with Karachi. They deserve to finish at the towards the end of the table, and they're showing they're showing why. अच्छा एक चीज जो गलती की है ना कराची किंग्स ने, चले मैच में तो जो हुआ वो हुआ, यार ये हमेशा से ये गलती करते हैं, जो भी टीम अच्छा नहीं करती है ना किसी भी टूर्नामेंट में, वो गलती ये करती है कि वो टू मैनी चेंजेस करती है अपने अपने प्लेइंग 11 में. अब इन्होंने जो पिछले मैच की प्लेइंग 11 खिलाई थी उसमें यार मूसा खान, आपके पास एक ही बॉलर है, हालांकि उसको पिटाई लगी, ऐसा नहीं है कि उसने अच्छी बॉलिंग किया, लेकिन आपके पूरे स्क्वाड में सिर्फ एक ही 145 का बॉलर है. आप एज ए बॉलिंग यूनिट अफोर्ड कर सकते हो एक ऐसा बॉलर खिलाना. अब देखें ना एहसान उल्लाह और मूसा को अगर आप देखें, अब ना थिंक एक जैसे बॉलर है एहसान उल्लाह अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन एक इन्फोर्सर के तौर के ऊपर रिजवान उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करता है और एज ए विकेट टेकिंग ऑप्शन उसको यूटिलाइज करता है, उसको एज ए डिफेंसिव ऑप्शन वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है. तो यही अब क्या तुक बनता था, जैसे आप कह रहे हैं कि एक तो पहले मैच में कासिम अकरम को इन्होंने बिठाया, अब 4 चेंजेस उन्होंने पिछले मैच में कर दिए थे, आज फिर इसी तरह इन्होंने चेंजेस किए, अपनी प्लेइंग 11 को सेटल ही नहीं होने देते. जब आप अपनी प्लेइंग 11 सेटल नहीं होने दोगे तो आपके प्लेयर्स को अपने रोल का पता ही नहीं चलेगा. लाहौर की अगर आप एग्जांपल मैं दूं ना पिछले सीजन की, जो क्योंकि वो जीते थे, और इसी तरह मुल्तान भी ऐसा ही करता है, पेशावर दलमी भी हिस्टोरिकली ऐसे ही करता है. आप एक प्लेइंग 11 बनाते हो जो पहला मैच खेलती है, क्योंकि वो आपकी बेस्ट 11 होती है, फिर थ्रू आउट द टूर्नामेंट आप उनको बैक करते हो, अनलेस कि आपको एक फोर्स चेंज करना पड़े, ठीक है ना. तो वो कराची थोड़ा सा कम करता है, हर सीजन में इनकी ये प्रॉब्लम रहती है, हर मैच में 3 से 4 ये चेंजेस करेंगे, और वो भी एक ऐसे चेंजेस होंगे जो आपकी समझ में नहीं आने वाले होंगे. तो ये थोड़ा सा इनको अपने प्लेस को बैक करना पड़ेगा, कि मूसा को बैक करें अगर आपने पिक किया है, इमरान ताहिर को जैसे पिछला मैच नहीं खिलाया आज वापस लेके आए. यू हैव टू बैक योर मैच विनर्स, वैसे वो मैच नहीं जितवाने वाले. यही इमरान ताहिर मुल्तान सुल्तान में होते तो ये खुद मैच छोड़ के बैठते, इनको मुल्तान सुल्तान कभी भी मैच से बाहर ना बिठाता, ना ही कभी उन्होंने बिठाया है, अनलेस के उन्होंने क्वालिफाई कर लिया हो और वो किसी यंग प्लेयर को चांस देना चाहते हैं. तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन कराची किंग्स एंड ए टीम लाइक मुल्तान सुल्तान और ए न्यू लाहौर कलंदर्स, जो कि इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, अपने मैच विनर प्लेयर्स को बैक करते हैं, और कराची ऐसा नहीं करता है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू कोयटा's बॉलिंग एंड कराची's बैटिंग. कराची की बैटिंग में टॉप ऑर्डर में तो कुछ भी नहीं था. एक शुएब मलिक की इनिंग्स आई और उसके बाद नियाजी ने जिस तरह से थोड़ा सा मैच बनाया, मैथ्यू वेड में बीच में थोड़ा सा अच्छा खेले थे, लेकिन एवरग्रीन शुएब मलिक के बारे में यासर भाई थोड़ी सी बात कीजिए यार. बेशक उनकी एज 50 भी हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि शुएब मलिक ऐसे ही खेलने वाले हैं, और ऐसे ही किसी भी T20 लीग हो, कोई इंटरनेशनल मैच हो, जिस तरह से इंटेलिजेंस के साथ, ये सियाल भाई का वर्ड मैं चोरी कर रहा हूँ, इंटेलिजेंस के साथ वो बैटिंग करते हैं, और आज एक बार फिर उन्होंने करके दिखाया है कि आपको कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की जरूरत रहती है टू प्ले एनी फॉर्म ऑफ द गेम.
तो क्या कहेंगे आप शोएब मलिक की इनिंग्स के बारे में? यार अमेजिंग फिटनेस, और अभी एक्चुअली वो पहले से भी ज्यादा लीन लग रहा है, और इसका मतलब है कि उसने अपनी फिटनेस पर और काम किया है। 42 years old, you're scoring 71 runs on 49 balls, नॉट आउट, और ऑलमोस्ट उसने गेम जितवा दिया था। आई थिंक थोड़े सा इनएक्सपीरियंस जो है वो न्याजी का, जो स्पेशली ओवर किया उसने नसीम शाह ने और फिर उसके बाद हसनैन ने। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम अगेन, मैग्निफिसेंट bowling by both of them in 18th and 19th ओवर। तो उसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इरफान खान अगर अपना एक्सपीरियंस चूज करते और सिंगल लेके शुएब मलिक को सामने ले आते या स्ट्राइक रोटेट करते रहते तो प्रोबेबली थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन यार शुएब मलिक फिनोमिनल एथलीट आई वुड से, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को रखा हुआ है अभी तक, इन रखा हुआ है, मतलब वो बेसिकली तो यार 42 43 में तो प्लेयर का यूजुअली कैरियर क्या, वो कमेंट्री का भी कैरियर खत्म होने वाला होता है। लेकिन शुएब मलिक जो है, आई मीन फिनोमिनल फिटनेस और फिनोमिनल प्लेयर। और एक चीज उसको क्रेडिट है कि शुएब मलिक जो है उसने, ठीक है, थोड़ी सी ट्रैश टॉक की थी, लेकिन वो इतने उस हद तक नहीं गए थे कि उन्होंने टीम मैनेजमेंट या बाबर आजम के खिलाफ इतनी बातें की हो। तो उसके अंदर भी ये है कि ही वांट टू रिमेन रेलिवेंट, जो कि आई थिंक चीजें लर्न करनी चाहिए माद वसीम को भी और आमिर को भी, क्योंकि उनकी अभी एज उस तरह की नहीं है जिस तरह की शुएब मलिक की है। दे माइट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्ले फॉर पाकिस्तान। बट शुएब मलिक यार अमेजिंग एथलीट। आई मीन मेरी जो उसकी रिस्पेक्ट है, मैं उसको और ज्यादा हाई रेट करना शुरू हो गया एट दिस एज। वो जिस फॉर्म के साथ बैटिंग कर रहे हैं, प्रोबेबली आई थिंक कराची किंग्स हैज डन समथिंग राइट, जो उन्होंने बाबर आजम की जो रिप्लेसमेंट ली है शुएब मलिक और हैदर अली। तो आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम। आई थिंक ही सिंगल हैंडेडली प्रोबेबली आज का गेम जितवा दे, उन्होंने ऑलमोस्ट जितवा दिया था कराची किंग्स। जी वेरी वेल सेड यस भाई जी। कोयटा की बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं सैल भाई। ऑफ कैमरा जब बात कर रहे थे तो एक्चुअली यू वर टॉकिंग अबाउट कोयटा ग्लैडिएटर्स बॉलिंग। उनके कप्तान की गोल कीपिंग के अलावा उनकी बॉलिंग को अगर आप अच्छी तरह से एलैबोरेट हमारे लिए कर सकते हैं, स्पेशली हसनैन और नसीम यार। यार क्या एक टर्न अराउंड उनके करियर में आया, स्पेशली नसीम के, और आज हसनैन ने भी जिस तरह से कंट्रोल के साथ बॉलिंग की है, दैट वाज रियली गुड टू सी फॉर मी। नवाज ने भी शुरू में जिस तरह पावर प्ले में बॉलिंग की। तो आपकी तरफ मैं आता हूँ सयाल भाई, थोड़ा सा इनकी बॉलिंग को एलैबोरेट कीजिए, और कौन से ऐसे की बॉलर्स रहे जिन्होंने मुश्किल डाली, और obviously नसीम शाह वाज द हाईलाइट ऑफ देयर बॉलिंग वंस अगेन। तो किस तरह से आप एलैबोरेट करेंगे उनकी बॉलिंग? I think Naseem Shah is proving to be not only Pakistan's best bowler currently speaking on form and fitness, but also might be the best bowler going in the world in white ball format. And I'm happy to debate if anybody has another option that could be on display here. I'm talking about in the whole entire world. He's as good a new ball bowler that you can find. He bowls really good in the middle overs. He knows what his lengths are. एंड देन टुवर्ड्स द एंड डेथ बॉलिंग के अंदर जिस तरीके से ये अपना चेंज ऑफ पेस और जिस तरीके से यॉर्कर्स एग्जीक्यूट करते हैं, आई डोंट नो इफ एनीबडी एल्स कैन डू दैट कंसिडरेबली ऑल थ्री थिंग्स कंबाइंड। हारिस रऊफ हमारे पास हैं जो कि डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं, बट न्यू बॉल में वो बिल्कुल भी जो है वो उनकी क्लास नजर नहीं आती है, फॉर द मोस्ट पार्ट, अगर हेल्पफुल कंडीशंस ना हो तो। इसी तरीके से शाहीन शाह को भी आप देख लें तो उनके भी डेथ बॉलिंग के मसले हैं। एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द सेमीफाइनल्स ऑफ 2021 वर्ल्ड कप। अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हिस्टोरिकली स्पीकिंग बॉडी ऑफ वर्क अगर आप देखें तो शाहीन शाह इज नॉट ग्रेट विद इन ड्यूरिंग द डेथ ओवर्स, लेकिन नसीम इज द ओनली गाय इन पाकिस्तान who does everything well. So Naseem Shah, to he's quality written all over him. Hasnan has really proved himself even right throughout the Asia Cup. जब उन्हें मौका मिला था, जब Shine went down, and then even जब हारिस और नसीम के साथ उन्होंने बॉलिंग की थी तो उन्होंने भी प्रूव किया था कि नए बॉल से ही इज अ थ्रेट। ओके, और आज सरफराज ने उनको नया बॉल ना दे के एक और गलती की है, दैट्स गोना कम बैक टू हॉन्ट हिम, mark my words, in this tournament. Today they were up against Karachi Kings, who's not a very great competition, but once they play against a team like Islamabad United, Multan Sultans, who has batting power right throughout, from 1 to 7 8 9, फिर आपको पता चलेगा कि नए बॉल से विकेट लेना कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो सरफराज एज मीडियोकर, अगेन आई डोंट नो, आई एम सॉरी, आई एम बीइंग वेरी हार्श हियर, बट जिसके पास इस तरह की क्वालिटी हो, लाहौर को हटा दें आप। और कैस अहमद आई थॉट वाज द डिफरेंस इन द गेम इन द मिडल ओवर, जिस तरीके से उन्होंने अपनी लेंथ को आज पकड़ के रखा था। यस, ही मे हैव बोल्ड सम हाफ ट्रैकर्स, बट एनी लेग स्पिनर विल डू दैट, बट फॉर द मोस्ट पार्ट जिस तरीके से उन्होंने दोनों वेड और शोएब मलिक को पकड़ के रखा था, वी टॉकिंग अबाउट शोएब मलिक, हु माइट बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ spin bowling in our country, right? Bar none.
ओके जिस तरीके से उन्होंने उनको रन्स नहीं बनाने दिए मिडिल ओवर से, दैट वाज द डिफरेंस इन द गेम, देन द गेम वाज वेरी मच आउट ऑफ रीच, और उस तरीके से फिर दे न्यू कि नसीम शाह और हसनैन के दो ओवर्स लास्ट में भी उनके पास पड़े हुए थे, तो सरफराज न्यू दैट ही हैड द गेम probably won there. लेकिन Naseem Shah, quality written, but for me, I think Cas Ahmed's middle overs was the difference in the game. Having said that, Karachi's top order needs to come to the party. Look, some teams are built that way. Islamabad United, they will outscore people. They're not going to rely on their bowling to win the games for the most part. इसी तरीके से people like Wade, Vince, Sharjeel, those guys have to put their hand up, Heather, and play consistently, because you have to outscore people. Tomorrow they're going against Qalandars, and if they don't score 170, they have no business being in the game actually against anybody. वेरी वेल एक्सप्लेन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और यार कोयटा के लिए मैं, आपने तो कराची का तो बता दिया, कोयटा के लिए मैं यही कहूंगा कि दे नीड टू गैदर बैटिंग ऑर्डर राइट। उनके बैटिंग ऑर्डर से ही वो नहीं खिला रहे हैं। इफ्तिखार का नंबर 6 नहीं बनता है, इफ्तिखार को आपको नंबर 4 के ऊपर खिलाना चाहिए और उमर को नंबर 6 के ऊपर खिलाइए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए प्लीज, और अपने प्लेयर को बैक कीजिए। कराची किंग्स वालों को भी मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बेस्ट 11 पिक करते हो ना, स्टिक विद दैट इज द ओनली वे ऑफ सक्सेस इन एनी टूर्नामेंट। जब आप अपनी बेस्ट 11 पिक करते हो तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट, अनलेस यू हैव टू मेक अ फोर्स चेंज, आप उनको बैक करते हो। आप बैक कीजिए, आपके रिजल्ट ऑटोमेटिकली बेहतर आना शुरू हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कल डबल हेडर है जी, पहला डबल हेडर इस सीजन का। पहला मैच दो डेटा ड्रिवन टीमों के दरमियान खेला जाने वाला है, और दो ऐसी टीमें जिनकी कप्तानी मैं ये समझता हूँ कि बाहर से की जाती है, डेटा के ऊपर ये इतना ज्यादा रिलाई करते हैं। मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। इट इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ अ गेम। दोनों टीमें एक हाई टेम्पो के ऊपर खेलती हैं, एक हाई स्कोरिंग हमें गेम में देखने को मिल सकती हैं। तो जल्दी से प्रेडिक्शन आपकी ले लेते हैं दोनों की। यासर भाई बताइए हमें कि इन दोनों में से आप किसको फेवरेट मान रहे हैं, और अगर थोड़ा सा आप उसका एक बैकग्राउंड भी देना चाहें कि क्यों आप उसको फेवरेट मान रहे हैं तो आप दे सकते हैं। देन विल आस्क सयाल भाई। यार अगर आप पीएसएल शुरू होने से पहले मेरे से बात करते तो आई वुड से कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इजीली जीत जाएगा मुल्तान सुल्तान से, लेकिन अब जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने कम बैक किया लास्ट 2 गेम्स के अंदर, और जिस तरीके से रिजवान जो है वो फॉर्म में नजर आ रहे हैं, आई वुड बैक मुल्तान सुल्तान टू विन टुमारो। जी सयाल भाई बताइए जरा, किसको जितवा रहे हैं? Yeah, it's Multan. It's Multan. Even though मैंने लाहौर को pick किया था because I was unaware of the kids that Multan had, especially Asanullah. I know he's not a kid. He looks to be 27, 28, and that's a different discussion. यार 20 years का यार सैल भाई, क्या नहीं बात हाँ, करते वही मेरी गलती हो गई, सॉरी, मैं 20 इयर्स भूल गया था। तो कहने का मकसद ये कि वेल, इफ्तिखार वुड बी द हैप्पीएस्ट गाय इन पाकिस्तान रैंक्स, कि अब उन्हें शायद चाचू के लकब से शायद इनको दे दिया जाए, बट दैट्स अनदर डिस्कशन। लेकिन यस, आई डिडंट नो मच अबाउट these young guys that they had who are quality actually at this level. तो yes, I will still stick with Lahore as the team to beat in the tournament. लेकिन Multan is as good a team as anybody actually. And they only lacked, for me, their bowling was a bit on the lighter side, but with the addition of these two guys, they are right up there. So I see Multan winning it, or please, let's end the debate of Rizwan being a mediocre T20 player. अब और वो कितना proof करे? Last 3 साल से he's carried Pakistan through thick and thin with Babar. And in big tournaments, I would say he's carried more than Babar, okay, in Asia Cup and this past World Cup. और हर मैच में he's right in the middle of the things, right? So yes, please guys, let's not hate on Rizwan anymore. Let's understand that he's quality. I think Shan Masood needs to step up now. It's been a while since we've seen a good innings from him. और जिस तरीके का फायर पावर है इनके पास, it's not good कि वो stuck हो जाते हैं, especially in the power play, and all the pressure comes on Rizwan. So Shan needs to step up, but I see Multan winning this game. जी, जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि जिस ब्रूटल फॉर्म के अंदर रायली रूसो हैं इस टाइम पे मुल्तान सुल्तान के, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो, आई थिंक सो कि वो किसी बैटर को और को करीब ही लगने देंगे जिस किस्म की फॉर्म के अंदर है वो। तो मुल्तान सुल्तान आई थिंक हैज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी दिस सीजन। यासर भाई, रोसो कब फॉर्म में नहीं होते हैं बीएसएल में? नहीं, कब वो नहीं होते? लास्ट पीएसएल में पहले हाफ के अंदर वो इतनी ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन मुल्तान सुल्तान ने बैक किया उनको और उसके बाद उन्होंने उनको फाइनल तक बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे। लेकिन इस सीजन में तो जिस तरह का उन्होंने डायनामाइट स्टार्ट दिया है मुल्तान सुल्तान को, और ही हैज द कंपनी ऑफ एवर रिलायबल रिजवान। आई टोटली एको जो
सैल भाई कह रहे हैं कि यार अब ये डिबेट बंद हो जानी चाहिए, रिजवान इज वन ऑफ द मतलब कंट्रीज टॉप T20 प्लेयर, तो मेरा ख्याल है कि उस पर क्रिटिसिज्म बंद हो जाना चाहिए। बिल्कुल यार, यार ऐसा होने नहीं वाला है, क्योंकि हमारी कंट्री को ना हर एरा में एक बंदा ऐसा चाहिए होता है। पहले मिसबा था, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों के ऊपर रखता था बैटिंग में, और हम उसको क्रिटिसाइज किया करते थे। और अब बाबर और रिजवान है, चाहे वो सोने के बन के भी आ जाएंगे ना, तो हमारे लोगों ने क्रिटिसाइज करना ही करना है। ऐसा नहीं होने वाला कि उनको नहीं करेंगे, लेकिन होना नहीं चाहिए, बिकॉज दे आर द ओनली टू बैट्समैन दैट वी हैव इन द कंट्री, जो कि अपनी टीम के लिए खड़े हो जाते हैं मैदान में, आपको मैचेस जितवाते हैं। तो दे एक्चुअली डिजर्व अ लॉट मोर रिस्पेक्ट एज ए प्लेयर, जो हम उनको देते हैं। रिजवान एंड बाबर obviously both right up there in a T20 format. Right, now we should move on to the next game. मैं आप भी अपनी कहूंगा, If I प्रेडिक्शन can तो say देना। one thing, sorry, if I can say one thing, I think I would like to see the kid Zishan Zamir, if he's fit, be inducted into this team in place of Reis. I think Rahman Reis, because look, we need to bank on these youngsters to come up. उन्हें इस स्टेज पे मौका नहीं मिलेगा तो कब मिलेगा फिर, राइट? रोमान राइस is a good bench guy, right? But I would like to see Zamir inducted into the United. जी जी बिल्कुल, हम भी यही चाहते हैं कि उनको हम खेलते हुए देखें। जहांगीर भाई जनरल अपनी एक्साइटमेंट प्रेडिक्शन गेम भी था तो देना थोड़ा। यार आप। जी बिल्कुल, मैं भी मुल्तान के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज द काइंड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग। हालांकि मैंने इस्लामाबाद यूनाइटेड को एज ए फेवरेट रखा है टू विन दिस टूर्नामेंट, लेकिन बिकॉज एलेक्स हेल्स इज नॉट हियर एंड द टॉप ऑर्डर इज नॉट क्लिकिंग एज गुड। कलिन एक ही मैच बाय द वे उन्होंने अभी तक खेला है, वो जीता है। लेकिन मुल्तान लुक्स इन 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 बेटर फॉर्म एट द मोमेंट, क्योंकि उन्होंने ज्यादा मैचेस खेल रखे हैं, उनके प्ले बेटर रिदम में आ चुके हैं, बॉलिंग हो बैटिंग हो। तो उसको देखते हुए मुझे भी लगता है कि मुल्तान, especially playing at Multan, will be the favorite to win this game. मे बी जब पिंडी में आके खेलेंगे तो फिर रिजल्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन इस गेम के लिए आई वुड डेफिनेटली बैक मुल्तान सुल्तान। एंड आई एको व्हाट सैल भाई सेड कि जमीर को खिलाना चाहिए, चाहे किसी भी और बॉलर को बिठा दें वहां पे। मुल्तान की पिच के ऊपर आपको पेस चाहिए होगा। रिजवान और राली रोसो आपके जेंटल मीडियम पेस को नहीं छोड़ने वाले। यू विल हैव टू हैव समथिंग स्पेशल टू गेट रिजवान आउट और गेट राली रोसो आउट। राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। डबल हेडर है, द बिगेस्ट गेम जिसको माना जाता है पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्ट्री में। लाहौर और कराची के एक राइवलरी है इन द हिस्ट्री, क्रिकेट की हिस्ट्री में पाकिस्तान की जो है ना, वो हमेशा से एक राइवलरी रही है, और उसी को ही कंटिन्यू किया जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में भी। तो कराची और लाहौर का ये है, कराची आज भी खेला है, कल भी उनको खेलना पड़ेगा। और उम्मीद की जा रही है कि हालांकि कराची का ग्राउंड बिल्कुल भी भर नहीं रहा है अभी, लेकिन उम्मीद है कि कल, क्योंकि लाहौर और कराची की गेम है, तो उम्मीद यही है कि कल शाम को ग्राउंड जो है वो पूरा भरा होगा, और एक कांटेदार लाहौर और कराची का हमें एक बार फिर से मुकाबला देखने को मिलेगा। तो बताइए जी शाल भाई, आपसे ही पूछ लेते हैं पहले, क्योंकि ये हमारा और आपका मुकाबला होने वाला है ना। मैं और यासर भाई लाहौर कलंदर्स हैं और आप कराची हैं। तो हमने तो पहले मैच के बाद कोई मैच खेला नहीं है, तो हम कुछ कह नहीं सकते कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बता सकते हैं कि एक तो कल का मैच कौन जीतने वाला है, और दूसरा आपको क्या बेहतर करना है टू एक्चुअली अपोज ए चैलेंज टू लाहौर कलंदर्स। जीतना तो बड़ी दूर की बात आपकी आपकी हंसी बता रही है, और आपने जो लास्ट सेंटेंस यूज किया है बिल्कुल उससे बता रही है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन देखें, यस, आई एम इन द माइनॉरिटी इन इन आवर क्लब ऑफ थ्री, और आपकी टीम बहुत ज्यादा मजबूत है। मैंने तो उन्हें पिक भी किया हुआ है, जिस तरह मैंने पहले भी कहा, टू विन द टूर्नामेंट। लेकिन लोग, क्रिकेट इज अ फनी गेम, यू जस्ट नेवर नो. Okay, you don't know which side of the bed Sharjeel wakes up from tomorrow, and James Vince is also due. Toss will be very, very important. If you can get through the new ball spell of Shaheen, then obviously you can survive. और स्पेशली कराची का विकेट जो है वो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड है, और राशिद खान भी नहीं होंगे कल। तो लाहौर के अंदर भी जो है वो होल्स मुझे नजर आ रहे हैं थोड़े, बैटिंग में, बॉलिंग में। जमान को, आई थिंक he took a bit of stick in the first game as well. So yeah, I think cricket is a funny game, as I said. If two or three guys in T20 में कोई कुछ की का पता नहीं था, 58 for 5 जब पाकिस्तान एशिया कप में रिड्यूस कर देता है श्रीलंका को, तो वहां से राजा पक्षा और असरंगा बिकम हॉल ऑफ फेमर्स, और उसके बाद से राजा पक्षा से बैट नहीं पकड़ा जा रहा। तो या सादा एनीथिंग कैन एग्जाम्पल हैपन। दीजिए ना, जी, सादा एग्जाम्पल दीजिए ना। 23 for 4 से मार्टिन गप्टिल आगे सेंचुरी बना देते हैं, आप इतने पीछे क्यों जा रहे हैं नहीं, यार? लेकिन मसला ये है कि मार्टिन गप्टिल was playing against the mediocre bowlers of Karachi. Let's understand. Let's take it with a grain of salt. Whereas if Karachi will have to come through, he'll have to go through Shaheen Haris and Zaman Khan. तो इसीलिए आई थिंक वो एशिया कप की जो एग्जांपल है वो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर फिट होती है, क्योंकि ये वही बॉलिंग थी जो पाकिस्तान की थी उस टाइम पर भी, बारिंग नसीम थे और शाहीन नहीं थे उसमें। लेकिन या लुक,
I'd still say that Karachi has been a bit on the unlucky side as well. Not to make any excuses, they could have won the first game where they only lost by a couple of runs. Ajbi, they were just one hit away, even though 168 should have been an easy target, but top order just wanted to go into hibernation again. So yes, I think Karachi should have won these two games, and look, they're due. So I'll still back Karachi tomorrow, but Lahore is hands down a better team. ना इस प्रिडिक्शन में आपको डिवीजन मिलने वाला है। जी यासर भाई बताइए जरा कि लाहौर ने एक तो मैच भी काफी दिनों से नहीं खेला है, दैट कुड एक्चुअली गो अगेंस्ट देम एज वेल, क्योंकि बाकी की टीमें लगातार खेलती आ रही हैं। कराची का तो बैक टू बैक मैच होने वाले, आज भी था, कल भी होने वाला है। तो क्या ये कराची के लिए, लाहौर के लिए थोड़ा सा ये सेटबैक हो सकता है? एक तो राशिद भी नहीं है और ऊपर से कुछ दिनों की ब्रेक के बाद लाहौर कलंदर्स दोबारा से खेलने वाले हैं, या फिर आप कलंदर दिल से तो हो, क्या कलंदर दिल से खेलने वाले हैं कराची के अगेंस्ट और एक बार फिर कराची को हराने वाले हैं या नहीं? जी, मेरा ख्याल है कि वन साइडेड गेम होगी ये, मेरा ख्याल है, गिवन द रिसोर्सेज कराची हैज और बॉलिंग रिसोर्सेज कलंदर हैज। अब उसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे लगता है कि कराची शायद कल टाई को ड्रॉप करके जेम्स फुलर को वापस ला सकता है। जेम्स फुलर ने इतनी बुरी बुरी बॉलिंग नहीं की थी, तो स्पेशली आज जिस तरह उनको मार पड़ी है, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन जो उनका स्क्वाड है इस टाइम पे, और सम हाउ आई वुड लव टू सी कासिम अकरम अगेन, क्योंकि उनको एक ही मैच के बाद कराची ने ड्रॉप कर दिया हुआ है, तो वो काफी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कराची किंग्स को। बट हैविंग सेड दैट यार, लाहौर कलंदर हैज अ क्वालिटी बॉलिंग अटैक, और जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस अभी तक चल रही है, मोस्टली जो कराची किंग्स का स्कोर है वो मिडल ऑर्डर या लेट मिडल ऑर्डर ही कर रहा है अभी तक। तो अगर जो है कल लाहौर कलंदर उनका उसी तरह टॉप ऑर्डर को जल्दी निकाल देता है, तो आई डोंट सी कि जो मिडल ऑर्डर या लोअर मिडल ऑर्डर है वो लाहौर की बॉलिंग के अगेंस्ट इतने रन्स भी कर सकता है। तो आई मीन आई वुड गो विद लाहौर कलंदर्स एज फेवरेट। आई थिंक दे गोना विन बिग। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं यार, लेकिन मैं इतना नहीं कह रहा कि वन साइडेड ये गेम होने वाला है। क्योंकि उसमें कराची, बिकॉज दे आर, इवन दो दे आर लूजिंग, लेकिन फिर भी वो बेटर रिदम में है, बिकॉज दे प्लेइंग, दे हैव प्लेड 3 गेम्स ऑलरेडी, और लाहौर हैव ओनली प्लेड 1 गेम। और ऊपर से लाहौर की तरफ से अगर देखा भी जाए तो फखर ने ही रन बनाए थे ना उस गेम में, उसके अलावा तो उनका भी कुछ इतने हाथ बैट्समैन नहीं चले थे, इफ आई कुड रिमेम्बर करेक्टली। तो उसमें यह है कि आपकी जब इस तरह से ब्रेक आ जाती है ना, तो फिर थोड़ा सा वो उस टीम के अगेंस्ट चला जाता है। लेकिन मे बी कॉन्फिडेंट ज्यादा होंगे लाहौर कलंदर्स, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैच ये कांटेदार होने वाला है, क्योंकि इमोशंस आ जाते हैं इस मैच में, और इन दोनों टीम्स का, जैसे पेशावर और कराची का मैच था ना, ये लाहौर और कराची का हमेशा से ही वो इमोशंस से बड़ा ये मैच रहता है। उसमें आसान नहीं होगा लाहौर कलंदर्स के लिए, लेकिन ऑन पेपर अभी भी मुझे लगता है कि लाहौर कलंदर्स इज मच बेटर टीम विद द काइंड ऑफ बॉलिंग दैट दे हैव, और स्पेशली कराची की बॉलिंग लाहौर की जो वीकर साइड है ऑफ द टीम विच इज द बैटिंग, उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एडवांटेज थोड़ा सा लाहौर को जा सकता है। एंड फॉर मी आई थिंक ऑब्वियसली आई एम गोना बैक लाहौर, आई विल नेवर बैक कराची इन दिस गेम। तो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर जीतेगा, लेकिन आसानी से नहीं जीतेगा। इट शुड बी अ वेरी गुड गेम, क्योंकि कराची वाले चेंजेस करेंगे। मैं चाहता हूँ देखो वो गलतियां करे, लेकिन मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि मूसा खान को खिलाइए, उसको बैक कीजिए इसी तरह से, और अपने मैच विनर्स जो आपके प्लेयर हैं, कासिम अकरम को आपको डालना पड़ेगा। आपके जितने भी मैच विनर्स आपने उठा रखे हैं ना, ओवरसीज हो या लोकल हो, में भी तबरेज शम्सी को आप खिला सकते हैं, ब्रिंग समथिंग डिफरेंट। लेकिन बैक योर मैच विनर्स, अगर आप बैक नहीं करोगे, आपकी टीम नहीं मैच जीतने वाली है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई नहीं करने वाली है। लीग्स क्रिकेट में जीतने का एक ही मंत्र है, एंड दैट इज टू बैक योर मैच विनर्स। ये हमें प्रूवन हो चुका है। जैसे यासिर भाई आपने एग्जांपल दिया ना रायली रोसो के पिछले सीजन की, रायली रोसो परफॉर्म नहीं कर रहे, दे डिड नॉट ड्रॉप हिम। पिछले सीजन में फिल साल्ट पूरा सीजन खेले लाहौर कलंदर्स के लिए, एक मैच में भी रन नहीं बनाए, पूरा टूर्नामेंट खेले, सिर्फ फाइनल में आके एक टैक्टिकल मूव के तौर के ऊपर लाहौर ने उनको ड्रॉप करके ईशान अशरफ को खिलाया, बिकॉज दे वांटेड टू ब्रिंग ए लेफ्ट हैंडर इन द टीम इन द मिडिल ओवर। ठीक है, तो क्या एग्जांपल दोबारा से मैं यही दे रहा हूँ कि बैक योर मैच विनर्स। अगर आप हर मैच में चेंज करोगे, आप मैच नहीं जीतोगे, आपका नया प्लेयर आने वाला प्रेशर में आएगा, टीम में जगह बनाने की कोशिश करेगा, उसका रोल आइडेंटिफाई नहीं होगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप गलतियां दोहराते जाएं, इसी तरह हारते जाएं, ताकि हम अगला मैच भी जीत जाएं और आपके रास्ते हमवार ना हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कराची क्वालिफाई ना करें। आई एम रियली सॉरी टू कराची फैन, लेकिन आई वांट कराची नॉट टू क्वालिफाई, जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट बाबर टू बी प्रूवन अप।
अगर तबरेज शमसी को कल खिलाते हैं तो फखर जमान को तो खुशी से नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि जितना उसने फेंटा लगाया हुआ है तबरेज शमसी को पीछे। तो यार इमरान को ही खिलाएंगे, बैक करना चाहिए यार, इमरान तारी इज द मैच विनर। इसी तरह से यार मूसा जैसे बॉलर को आप कैसे बिठा सकते हो बाहर यार, और आप आमिर यमीन को खिला रहे हो उसके सामने यार, लाइक कम ऑन यार गाइस, आई मीन। फिर वसीम अकरम साहब हमारे नाराज हो जाते हैं कि कहते हैं कि यार ये लोग जो ट्विटर के ऊपर ये हमारे एनालिस्ट बने हुए हैं ना, ये समझते हैं कि ये मुझसे बेहतर क्रिकेट जानते हैं। आप इस तरह के डिसीजन करोगे तो हम जानते हैं ना बेहतर आपसे क्रिकेट, बिकॉज यू मेक सम हॉरिबल डिसीजन। आई एम रियली सॉरी टू से दैट। आप इस तरह के अगर प्लेइंग 11 बनाओगे, इसी तरह से हर मैच के बाद चेंजेस करोगे, तो फिर ऊपर से आप ये नहीं कह सकते हो कि हम लोग आपसे बेहतर जानते हैं। हम इतनी अथॉरिटी तो हमें देना कि हम कहें कि हम आपसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप रॉन्ग प्लेइंग 11 खिला रहे हो थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। आपने अभी तक तीनों मैचेस में रॉन्ग प्लेइंग 11 खिलाई है, और जब आप रॉन्ग खिलाओगे तो फिर एक्सेप्ट कीजिए, फिर हमारे ऊपर आगे गुस्सा ना किया कीजिए। छोटे छोटे से वीडियो तो बना के डालते हैं यूट्यूब के अपने फेसबुक ट्विटर के ऊपर, और ये ऐसी बातें करते हैं कि हम लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम उनको मशवरे देते हैं, because he's a legend and we know nothing about in front of him, which is wrong for me। चले आज की वीडियो यही तक रखते हैं, हम थोड़ा रगड़ा लगाते हैं कराची किंग्स को, कल ये ऐसा ना हो कि ये रगड़ा हमारे ऊपर उल्टा पड़ जाए। तो आज की वीडियो यही तक रखते हैं। सैल भाई, यासर भाई, आपको बहुत शुक्रिया, मुझे आज बहुत मजा आया, सुकून की नींद मुझे आने वाली है, और इंशाल्लाह कल भी जब मैं सोऊंगा तो सुकून की नींद सोऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर आप वॉचिंग। सुकून की नींद इसलिए सो रहे हैं क्योंकि आप पाकिस्तान में घर आराम से अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, इसलिए नहीं कि कराची हारा है। लेट मी जस्ट टेल ऑल द व्यूअर्स। हाँ यार, ऑब्वियसली यही बात है, और क्या बात है यार, वेकेशन के ऊपर हो, अपने घर पे हो, तो इससे बेहतर आपको कहाँ नींद आने वाली है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चले यार, थैंक यू यास भाई, सैल भाई, आपको बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग, फवाद भाई वगैरह, जितने भी हमारे लोग कमेंट्स कर रहे थे, वी वांटेड टू फिनिश द वीडियो क्विकली, लेकिन फिर भी 46 मिनट के ऊपर चली गई, इसलिए हमने आपके कमेंट्स हमने ऐड करते गए, लेकिन उनके ऊपर रिस्पॉन्स हम नहीं कर सके। लेकिन ओवरऑल हमने हर चीज को कवर तो कर ही लिया है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में भी आप कोशिश करेंगे कि आप आपके कमेंट्स को शामिल भी करें और उसके ऊपर रिस्पॉन्स भी करते जाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लें, शेयर भी कर दें, और इसी तरह हमें बैक करते रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।